सम नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी। देखो हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था और शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने ये भी निकाला था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, क्या क्या फॉर्मूला जो होते हैं, कैसी यूनिट बनती है। लेकिन उस केस में उस लेक्चर में हमने सिर्फ कुछ मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी ली थी। अब फिजिक्स में केवल मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, और भी काफी ब्रांचेज है, जैसे ऑप्टिक्स में हम इंटेंसिटी लुमिनस वगैरह का जिक्र करेंगे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वोल्टेज ईएमएफ वगैरह इनका जिक्र होंगे। तो आज थोड़ी सी 15-20 ऐसी नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वांटिटी होती है हीट, फिजिकल क्वांटिटी। देखो हीट एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये मानते हैं, लेकिन कई ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि हीट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज जस्ट ए प्रोसेस, है ना। लाइक वर्क इज ए प्रोसेस, जैसे कि वर्क है वो एक एनर्जी की फॉर्म नहीं है। वर्क एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, या फिर एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। उस प्रोसेस को हम वर्क बोलते हैं। इसी प्रकार हीट भी, हीट इज द आल्सो इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हीट को कई ऑथर लिखते हैं कि भाई हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, ड्यू टू हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी में दो पार्ट के बीच में, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो उनमें क्या हो जाएगी, हीट फ्लो होगी। हीट क्या होगी, फ्लो होगी, है ना। हीट उसको हम थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बर्तन है, या फिर आपने देखा भी होगा, जैसे कि वो होता है किचन में जो चमचा वगैरह होता है ना, अगर आप देखोगे तो उसमें एक जो उसका एक एंड होता है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, दूसरा एंड होता है वो आपके हाथ में होता है वो लो टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होता है बेटा, एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी फ्लो होती है। थर्मल एनर्जी फ्लो होती है। तो वो थर्मल एनर्जी क्यों फ्लो होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी तो एक ये नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी जाती है मोस्टली, ठीक है। तो हीट ये शायद आप पढ़ोगे, प्लस वन पढ़ोगे। देखो हीट के वगैरह में, गैसेज के वगैरह में और फ्लूइड स्टैट फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ोगे आप प्लस वन में, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स मैग्नेटिज्म वगैरह ये आप प्लस टू में पढ़ोगे। तो हीट क्या होती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम मान के चल रहे हैं। और जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो एक ही डायमेंशन फॉर्मूला बनाती है ना। हीट की जो हीट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी हो, जियोथर्मिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, वो उसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा और उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हीट को केवल कैलोरी में भी मापा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी वाला, है ना। और एनर्जी का क्या होता है, सेम एज वर्क, ठीक। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी या वर्क वाला होगा। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हो, आप याद रख सकते हो कि वर्क का फॉर्मूला आपको पता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो और फोर्स क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। अब हमारा देखो थोड़ा स्प्लिट करो इसको, जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपका जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, मास इनटू में एक्सीलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक हुई। अब मास और डिस्प्लेसमेंट तो बेस क्वांटिटी होगी, मास क्या होगी m और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, लेंथ होगी। एक्सीलरेशन क्या होगा, L(t-2), क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा आपका, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एक्सीलरेशन क्या बनता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर। तो इसके लिए जो आपको फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, ml² और t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। ये वर्क का भी वही होता है डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, और हीट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी, तो हीट का भी यही होगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो m की पावर 1 यानी कि जो डायमेंशन है, m मास का 1 है, l का 2 है, t का क्या है, -2। मतलब जो हीट एनर्जी है वो मास में के ऊपर डिपेंड करती है 1, और l के ऊपर कितनी 2, और t के ऊपर -2, ठीक है। तो ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर हीट।
चलो अगली फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। अगली फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है ना। जब हमने पढ़ा था कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हमने बेस क्वांटिटी बोला था, सीजीपीएम ने उसकी उनकी एक लिस्ट बनाकर हमें दी थी कि भाई ये बेस क्वांटिटी है ना। आपको इन 7 क्वांटिटी का सहारा लेकर आप कोई भी क्वांटिटी डेरिव कर सकते हो। तो उनमें से टेम्परेचर भी था, है ना, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोल रहे थे, और उसके लिए यूनिट थी केल्विन, है ना। अब देखो भाई बात सुनो, देखो शुरू में हमने पढ़ाया भी था, खूब बताया था कि व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन। तो डायमेंशंस आर जस्ट द पावर, जस्ट द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। मतलब कोई क्वांटिटी है उसकी जो बेस क्वांटिटी है, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटीज पे कितना डिपेंड कर रही है, कितनी डिपेंडेंसी है। अब जैसे ये हीट थी, हीट की मास के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है? 1 है। लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है? 2 है। टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है? -2 है। तो ये जो 1 2 -2 है, ये क्या बेटा? डायमेंशन है। किसके? हीट के। किसके? और अब देखो हमने देखो जो बेस क्वांटिटी वो 7 है ना। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर, जिसकी यूनिट थी मोल, है ना। तो अब देखो जो 4 और फिजिकल क्वांटिटी थी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो K होगा वो क्या होगा? 0 होगा। टेम्परेचर को डिपेंडेंसी है ही नहीं है ना। और इसके ऊपर करंट के ऊपर भी 0, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के ऊपर भी 0 और अमाउंट ऑफ के ऊपर भी 0। ठीक है, तो ये 4 जो फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी जो ये 4 बेस क्वांटिटी है, ये मोस्टली नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी में आती है। लेकिन जो एमएलटी है ये मोस्टली ज्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है, मतलब ज्यादातर जो डायरेक्ट क्वांटिटी है वो मास, लेंथ और टाइम के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हम इसलिए मोस्टली जो डायमेंशन फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्मूले लिखे जाते हैं। हम बार बार देखो, अगर सही मायने में देखे, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में देखे, डायमेंशन की डेफिनेशन पे जाए, डायमेंशन तो ये कहता है कि डायमेंशंस आर द नंबर्स और आर द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज, है ना। कि वो डायरेक्ट क्वांटिटी है, वो बेस क्वांटिटी पे कितना डिपेंड कर रही है। लेकिन अब देखें तो इसके ऊपर ये इन 4 बेस क्वांटिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रही। हीट है वो टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो सिर्फ मास, लेंथ, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम इसको इनकन्वीनियंट हो जाता है बार बार इसको लिखना, तो हम इसको स्किप करके चलते हैं, हम इसको क्या करके चलते हैं? स्किप करके चलते हैं। तो अब देखो तो टेम्परेचर है भाई, टेम्परेचर इज ए बेस क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ए बेस क्वांटिटी, और उसके लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन होती है। अब टेम्परेचर का जो डायमेंशन फॉलो होगा वो क्या बोलोगे बेटा? m0, l0, p0 और k1, है ना। हो गया ना भाई। ना तो टेम्परेचर के बाद जो टेम्परेचर वो खुद अपनी एक बेस क्वांटिटी है, वो खुद फंडामेंटल है, ठीक है। तो मास के ऊपर, एल के ऊपर, टी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी बेटा 0। किस पर डिपेंड होगा? सिर्फ टेम्परेचर, के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, देखो अगली जो यूनिट है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो ये बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, आप पढ़ोगे आगे जो 6वां 7वां चैप्टर आएगा, 8वां चैप्टर आएगा, उसमें खूब पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको। ओके, अब किसी ऑब्जेक्ट के पास जब हीट एनर्जी जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। अगर आप धूप में बैठोगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। अब वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो कितनी टेम्परेचर कितनी देर में और कितने मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो क्या होता है? हीट कैपेसिटी। मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपने 2 ऑब्जेक्ट लिए, आपने कोई 2 ऑब्जेक्ट लिए और उनको सेम एनर्जी दी गई, दोनों को 10 जूल हीट एनर्जी दी आपने। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक ही चौक ले लिया और एक ही मेटल ले लिया, दोनों को क्या दी बेटा? 10 जूल एनर्जी दी। अब आपने देखा कि इसका टेम्परेचर तो ज्यादा हाई हो गया, इसका टेम्परेचर इतना, मान लीजिए इसका तो 10 डिग्री
10 डिग्री केल्विन राइज होगा और इसका सिर्फ 2 डिग्री केल्विन राइज हुआ, मतलब इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब इसको हमें इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत है। तो वही चीज हमें क्या बताता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन फॉर 1 यूनिट मास। कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका यूनिट मास लेना है, देखो उसका क्या लेना है, यूनिट मास मतलब 1 केजी है ना, यूनिट मास लेना है और उसको हम कितनी एनर्जी दें, हम उसको कितनी हीट एनर्जी दें कि उसका टेम्परेचर कितना राइज हो जाए, 1 डिग्री 1 केल्विन टेम्परेचर उसका राइज हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में m और थीटा। ठीक है, यहां पर Q है वो हीट एनर्जी है, m क्या है, मास है, और थीटा क्या है, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, Q m थीटा। तो Q क्या होता है आपका, हीट एनर्जी आपका फॉर्मूला, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, m L T माइनस 2। ये बन गया टेम्परेचर फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी। मास के लिए टेम्परेचर फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, सिंपल m, क्योंकि बेस क्वांटिटी है। थीटा क्या है, टेम्परेचर इज आल्सो बेस क्वांटिटी, तो इसके लिए भी क्या बनेगा, k। ठीक, तो अगर देखें तो इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो टेम्परेचर फॉर्मूला पड़ा है वो क्या बनेगा बेटा, m0 L T माइनस 2 और k, दैट इज द टेम्परेचर फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी। ठीक भाई, तो हीट, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए टेम्परेचर फॉर्मूला हमने पढ़ लिए। ठीक, अगला है एक गैस कांस्टेंट, ठीक, वो पढ़ते हैं। देखो गैस कांस्टेंट क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा शायद केमिस्ट्री में, PV इज इक्वल टू nRT, है ना, PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, PV इज इक्वल टू nRT। यहां पर P क्या होता है बेटा, प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेंपरेचर। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT, ये PV इज इक्वल टू nRT। अब n होता है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट विल बी कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होगा, नहीं होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो हमारा जो r आया वो क्या आया बेटा, PV अपॉन में T। हमारा जो r आया है गैस कांस्टेंट है। देखो हमने दो पढ़ा भी था कि 2 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, एक डायमेंशन और एक डायमेंशनलेस, है ना। तो ये जो गैस कांस्टेंट है ये जो गैस कांस्टेंट है ये डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, मतलब इसका डायमेंशन होता है वो क्या होता है, देखो तो इसका रिलेशन है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ। क्या क्या है कि प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर, है ना। R इज द गैस कांस्टेंट, उसका क्या होता है PV अपॉन में T। ठीक है, अब P क्या होगा, प्रेशर, P क्या होगा बेटा, प्रेशर, T क्या होगा, प्रेशर। अब देखो प्रेशर था, हमने जब मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी तब प्रेशर का जिक्र किया था, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। देखो इधर देखो, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है भाई, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन अपॉन में एरिया। ठीक है भाई, देखो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सीलरेशन, ये बन गया। ठीक है, अब और तोड़ लो इसको, एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी को फिर तोड़ लो, मास इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करो अपॉन में टाइम, ए टी। तो आपका बढ़ गया जो प्रेशर का जो फॉर्मूला बना है वो बढ़ा मास गुणा में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एरिया इनटू में टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन देखिए बेटा, तो देखो बात सुनो, ये डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये क्या एक लेंथ है, और एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, है ना, तो लेंथ का स्क्वायर। तो ये कट करके आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ लेंथ बचेगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m L ऊपर जाकर -1, T ऊपर जाकर -2, ये बन रहा है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ठीक, वॉल्यूम क्या होता है, देखो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखो वॉल्यूम हमेशा फॉर्मूला तो ये नहीं होता वॉल्यूम का, अगर आपको सिलेंडर दे दिया जाए तो आप क्या लेंथ, क्या ब्रेथ, क्या हाइट, है ना। हाइट चलो होती है, लेंथ ब्रेथ क्या होती है।
ठीक है। लेकिन देखो बात सुनो, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम को हम 3D पे मापते हैं। वॉल्यूम को हमेशा क्या लिया जाता है, एक 3D मतलब जो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है वो एक 3 डायमेंशनल फैक्टर है, 3 डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके लिए क्या होगा, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीनों डायरेक्शन में होगा, वॉल्यूम के लिए तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड में। तो इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ क्यू। ठीक है, तो इसका होगा लेंथ क्यू और टाइम, ये क्या है, टेंपरेचर। टेंपरेचर अपने आप में एक बेस क्वांटिटी है। तो भाई आर का क्या बना, प्रेशर। प्रेशर का डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होगा भाई, m1 L की पावर -1 और T की पावर -2। और वॉल्यूम के लिए क्या बनेगा बेटा, L3। टाइम के लिए, सॉरी टेंपरेचर के लिए केल्विन। ठीक है, अब इनको ऊपर कर लो। अब देखो m की पावर 1 L की पावर -1 और L की पावर 3, तो L की पावर क्या बचेगा, m1 L की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा ना, -1 और 3 है, और इधर क्या हो जाएगा T -2, और ये के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1। दैट इज द n की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2 और K की पावर -1। यानी कि जो गैस कांस्टेंट की डायमेंशन क्या क्या है, 1 2 -2 एंड -1। 1 किस में है, मास में, 2 किस में है, लेंथ में, -2 किस में है, टाइम में, और -1 किस में है, टेंपरेचर में। तो दैट वाज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर गैस कांस्टेंट। अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या अपनी इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई इलेक्ट्रिक करंट भी आपने क्या है, बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक करंट। देखो हमने जब सात बेस क्वांटिटी का जिक्र किया था तब बात आई थी इलेक्ट्रिक करंट की, और एक बात और आई थी कि भाई जो चार्ज है वो बेस प्रॉपर्टी है ना। तो आप करंट को क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं, करंट को क्यों बेस क्वांटिटी मान रहे हैं, इसका पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक समझ में आता है कि जो चार्ज है, चार्ज ऑफ कोर्स बेस क्वांटिटी है मैटर की, लेकिन चार्ज को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और करंट को हम बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं कि दो वायर है, उनके बीच में जो फोर्स होगी वो जब वो शायद 10⁷ न्यूटन पर मीटर होगा, तब उनके बीच में अगर जो स्टैटिक करंट होगा वो 1 एम्पीयर होगा और वो 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मापना आसान होता है, किसकी बजाय, चार्ज की बजाय। इसलिए हमने क्या, जो सीजीपीएम थी उन्होंने करंट को क्या माना, बेस क्वांटिटी। करंट को क्या माना, बेस क्वांटिटी, चार्ज की वजह से। ठीक है, तो करंट है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है, वो खुद में क्या है, बेस क्वांटिटी है। और कई ऑथर इसको ए से डिनोट कर देते हैं और कई ऑथर इसको आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, m0 L0 P0, और बट ना तो टेंपरेचर पे डिपेंड है, टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो K0 और 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है भाई, अब ये अगर ना लिखना चाहो तो भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बेस क्वांटिटी है, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, अब अगला आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, देखो ये था इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट डेंसिटी क्या होगा भाई, करंट डेंसिटी, देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो उस 1 मीटर स्क्वायर में से कितना एरिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी है ना। अगर मान लीजिए कोई एरिया दे दिया, कोई वायर है उसमें से क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसको वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है और ये सिलेंड्रिकल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा भाई, सर्कुलर होगा। ठीक है, अब इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें क्या देता है, करंट डेंसिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, दैट विल बी द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब करंट के लिए क्या होगा भाई, ए, और एरिया के लिए क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो 2 डायमेंशन में होती है ना। तो इसके लिए क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ यानी कि L स्क्वायर। तो ये होगा हमारा 1 की पावर
वन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में वन डायमेंशन है, और एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, एम जीरो एल की पावर -2 टी की पावर 0, तो इसको पावर ना बोलो तो डायरेक्ट बोल सकते हो आपकी -2 इन लेंथ, ठीक है, 0 इन टाइम और 1 इन करंट। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर करंट डायरेक्शन। इसको जैसे डिनोट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, एम्पियर हो जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ये, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, एम्पियर, और ये क्या हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर है ना। एक साइंटिस्ट था उसके नाम के ऊपर ये भाई। जो अगली फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो अभी बात कर रहे थे कि चार्ज इज मोर बेसिक देन करंट, देन व्हाई करंट इज टेकन एज बेस क्वांटिटी। तो ये वो रीजन वही था कि चार्ज को हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते। अब देखो देखो चार्ज में और करंट में इस प्रकार रिलेशन निकाला जाता है कि रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना, कि पर यूनिट सेकंड चार्ज पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट बोल देते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, और एवरेज करंट क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ठीक, एवरेज क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ठीक, अब जो क्यू है वो क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज क्या हो जाएगा, करंट गुना टाइम, आई इंटू में टी। अब आई के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, आई के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा ए, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा टी। दोनों बेस क्वांटिटी होगी ना, करंट भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है एम जीरो एल जीरो और T1 और एम्पियर 1। ठीक, तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज ए टी। ठीक है, इसके लिए यूनिट होती है कूलम्ब्स, एक स्पेशल यूनिट होती है कूलम्ब्स, एम्पियर सेकंड में बोल देते हैं इसको। 1 कूलम्ब इज आल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। अगला भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बहुत ही डीपली पढ़ोगे +2 में। इससे पहले आप एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ोगे 6 चैप्टर में +1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन वगैरह नहीं जा रहे, हम इसका डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। अब वर्क क्या होता है, वर्क का हमने निकाला है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये होता है भाई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए होता है, वर्क के लिए। अब चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज के लिए क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम, यानी एम जीरो एल जीरो टी 1 और एम्पियर। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या पड़ेगा, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 3 और एम्पियर। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि देखो एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज या ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज या ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on a bulk या on a 2 dimensional 3 dimensional body. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट सच दैट चार्ज नेवर एक्सलेटेड। मतलब बिना एक्सलेशन के किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से और किसी पॉइंट पर लाने में जितना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी को, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी, किसकी फॉर्म में मापते हैं, वर्क की फॉर्म में। वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, है ना, चार्ज इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है बेटा, चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, दोनों का मिक्स किया तो हमने ये आ गया। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ये टर्म है, ये आप +2 पढ़ोगे ज्यादा।
प्लस और मीन का कहीं ना वो निशानी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये होता है बेटा फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। देखो फोर्स अपॉन चार्ज क्या है, देखो ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है, किसी चार्ज सिस्टम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, जिस प्रकार पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, है ना। मान लीजिए भाई यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज है, कोई कैसे चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, 1 कूलम्ब चार्ज रख दिया। 1 कूलम्ब चार्ज इस चार्ज की वजह से कितनी फोर्स एक्सप्रेस कर रहा है, उसी को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको फोर्स की टर्म में मापते हैं, है ना, फोर्स के वे में मापते हैं। अब फोर्स, तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वही m/L/T - 2, है ना भाई। फोर्स क्या होगा, मास गुना एक्सेलरेशन, मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए L/T - 2, F ये बन गया। चार्ज के लिए क्या बनेगा बेटा, A और T, 8T बनेगा। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, M1 L1 T की पावर क्या हो जाएगी, -3 और A की पावर -2। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब। अगली जो यूनिट है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखो आप रिलेशन पढ़ते होंगे, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा कि दो चार्ज है, उनके बीच में फोर्स कैसी होती है, तो उनके बीच में फोर्स के लिए जो रिलेशन आता है वो आता है F = 1/4πε, है ना, अपॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। ये रिलेशन आता है किसके बीच में, दो चार्ज है Q1 Q2 और R डिस्टेंस के ऊपर रखा है, यानी या फिर आप ऐसे बोलो, उनके बीच की जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, R है। या फिर जो उनके बीच में पोजीशन वेक्टर का जो Q1 Q2 के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है, या फिर Q1 और के रेस्पेक्ट में जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, R, ठीक है। और ये क्या होता है, एप्सिलॉन, ये होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमें क्या बताती है, देखो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और मतलब एक मैटर की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो चीज है ये हमें ये बताती है कि हम जिस मैटर का जिक्र कर रहे हैं वो मैटर इलेक्ट्रिक सिग्नल को अपने अंदर से कितना पास कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है अपने अंदर से। तो वो कौन बताता है हमें, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब वो कितनी परमिशन दे रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को अपने अंदर से निकलने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, वो हमें कौन बताता है, ये फैक्टर बताता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, इसको इधर लेकर आए, इसको इधर लिया, तो Q1 Q2 अपॉन में 4πFR², ठीक भाई। अब निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, Q1 Q2 मतलब चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का क्या होता है 80, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A² और T²। बोलो भाई चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है 80, इसके लिए क्या हो जाएगा A² T²। 4π जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, 4π का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। F का क्या होगा, मास गुना एक्सेलरेशन। भाई फोर्स है, कोई सी फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, कोई सी फोर्स हो, फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन, mL/T - 2 डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। तो F के लिए क्या होगा बेटा, mL/T - 2, ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या हो गया, R² क्या हो जाएगा, L², हो गया। तो अब देखो m ऊपर जाएगा भाई, m की पावर 1, या m का डायमेंशन क्या हो जाएगा 1, l और L², तो ऊपर जाकर -2, t - 2 और ऊपर है तो t की पावर 4 और A²। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी,
ठीक भाई। तो F इज इक्वल टू क्यू रूट 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को की वैल्यू निकालने के लिए हम ये नहीं कर दिया, इन सब के हर तरह की डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं। ये अब आता है रेजिस्टेंस भाई। रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो रेजिस्टेंस आपने 10th में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें, वो ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को बताती है ना, ये भी एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बताती है, पर ये हमें ये बताती है कि कोई जो मैटर है जिसके हम रेजिस्टेंस का जिक्र कर रहे हैं, वो अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकता है, यानी वो हाउ इट परमिट्स फ्रॉम इटसेल्फ कि वो कितना इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से पास करे, कितनी परमिशन दे इलेक्ट्रिक करंट को। वो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी वो हमें ये बता रही थी कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक सिग्नल को कितना पास करे। तो इसको रेजिस्टेंस को फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ से, V = IR। तो R क्या हो जाएगा? V अपॉन में I, है ना भाई। V यहां पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन के लिए बेटा mLT-2 ये होता है ना, mL², ये होता है वर्क के लिए, है ना। देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? 80 ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी? -1, और 1 की पावर -1, और नीचे क्या हो जाएगा? I के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 8t। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? m1L² t-2, और 1 की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के साथ एक फिजिकल क्वांटिटी और आती है कंडक्टेंस। दैट इज द सिंपली अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। जो कंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सिंपली अपोजिट, है ना। तो वो अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपने अंदर से पास कर सकती है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी? कंडक्टेंस, और वो क्या होगी? 1 अपॉन में R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपली उल्टा हो जाएगा। तो m की पावर क्या हो जाएगी? -1, l की पावर -2, t की पावर +2, और एम्पियर की पावर क्या हो जाएगी? 1 की +2। ठीक भाई। एक आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या? सिंपली लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस का लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? लास्ट है ये पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के लिए क्या होगा? 1 अपॉन में फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? सिंपली लेंथ है बेटा। फोकल लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? m0l1t0, और कोई बेस क्वांटिटी होगी नहीं इसमें, तो इसके लिए क्या बनेगा? m0l-1t0। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होगी? पर मीटर। यूनिट क्या होगी? पर मीटर। m0l-1t0। तो मैंने बताया था जब मैकेनिकल क्वांटिटी पढ़ी थी कि यूनिट हम इसी से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है? l की पावर -1, और l क्या होता है? मीटर, ये हो जाएगा